अब इंडिया गठबंधन की 2023 में पहली बैठक पटना में नीतीश कुमार के घर पर हुई थी। उस समय क्या हुआ था कि कुछ समय बाद नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से बाहर हो गए। अब जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने पहली बार इंडिया गठबंधन टूटने को लेकर बड़ा दावा भी किया। संजय झा ने इंडिया अलायंस में टूट के लिए आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया है। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि 2024 के चुनाव से पहले नीतीश कुमार सभी विपक्षी पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आए थे, लेकिन चुनाव में जाने को लेकर जब इसके सहयोगी दलों के बीच एकजुटता नहीं दिखी तो अलग होने का फैसला किया। खरगे साहब का नाम आगे कर ममता केजरीवाल ने कांग्रेस को बैकफुट पर ला दिया था। इंडियन एक्सप्रेस के आइडिया एक्सचेंज में संजय झा ने आगे कहा कि इंडिया गठबंधन में एक सहमति बन गई थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार कोई प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार थे, लेकिन उस वक्त सहमति बन गई थी क्योंकि केजरीवाल और साथ ही साथ ममता बनर्जी ने उस वक्त टांग अड़ाई थी। इस वजह से ये मामला आगे बढ़ा नहीं और नीतीश कुमार को हटना पड़ा। सर, वो तो पुरानी बात रहेगी ना, आज तो बैठक हो रही है। अब सबसे पहले दिमाग में आता है कि कौन कौन जुड़ेंगे और कौन कौन हटेंगे। देखिए, जो हटना है वो लोग तो हट चुके हैं। इसका अलावा कोई नहीं हटेगा। डीएमके ने साफ साफ कह दिया कि हम नहीं आएंगे अलायंस में, हमारे साथ धोखा हुआ है, पीठ में छुरा भोंका है। आम आदमी पार्टी पहले ही अलग हो गई है और वैसे भी वो दिखना नहीं चाहेगी क्योंकि अगले साल मार्च में उसको पंजाब में चुनाव लड़ना है, कांग्रेस के खिलाफ ही चुनाव लड़ना है, तो वो कांग्रेस के साथ नहीं दिखेगी। सीपीएम ने चिट्ठी लिख करके नाराजगी जताई है, एमए बेबी ने चिट्ठी लिखी है और जो महासचिव हैं, और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को ये बात कतई नहीं कहनी चाहिए, तो भी राहुल गांधी को, कि सीपीएम और बीजेपी की मिली भगत है। और जब आपको याद होगा जब ईडी का छापा पड़ा था विजयन के यहाँ, तो उन लोगों ने यह भी कहा था कि राहुल गांधी बहुत खुश होंगे, वो चाहते थे कि ईडी का छापा पड़ जाए। तो इस तरह की दूरी एक तो सीपीएम के साथ बनी हुई है। आम आदमी पार्टी डीएम के बाहर हो गए हैं। जेएमएम के साथ नाराजगी अभी हम लोगों ने देखा, आगे हो सकता है हम लोग और चर्चा करें उस पर। लेकिन हेमंत सोरेन ने नाराजगी जताई थी कि हम गठबंधन में, आपने एक तरफा तरीके से कैंडिडेट कैसे अनाउंस किया। ममता बनर्जी की भी नाराजगी थी, अमित जी की, वो कैसे जाकर के राहुल गांधी ने वहां कह दिया था कि ममता बनर्जी के कारण बीजेपी को बयान दे दिया था इलेक्शन के दौरान, चुनाव के बीच में। तो ये तमाम लोग नाराज हैं, लेकिन ये सुविधा का एक गठबंधन है कि सबको ही समय जरूरत है। खासतौर से ममता बनर्जी को बहुत ज्यादा जरूरत है कि उनके पीछे कोई एक ताकत दिखे ताकि वो अपनी बिखरती हुई पार्टी को एकजुट रख सकें। एकजुट न सही तो कम से कम बिखराव को थोड़ा कम कर सकें या अपनी ताकत दिखा सकें। ये ममता बनर्जी के लिए ही ये एक तरह से समझिए कि ये बैठक सबसे मुफीद होने वाली है। आप उनकी वजह से ये हो रहा है। एक पोस्टर्स अगर हम दिखा पाए, क्योंकि ना कुछ पोस्टर्स लगे, अगर तस्वीरें बनी हो तो हम दिखा पाएंगे, लेकिन उस पोस्टर्स में बहुत इंटरेस्टिंग चीजें लिखी हैं। मेरे पास वो पोस्टर्स के बारे में है कि दिल्ली में पोस्टर्स लगाए गए। सर, अब पोस्टर्स में जो बयान दिए गए हैं तमाम इंडी गठबंधन के नेताओं की ओर से, वो चीज़ है। तो मैं कुछ पोस्टर्स के देखिए पोस्टर दिखाने लगे हैं, तो मैं इसमें बताता हूं कि इसमें उदयनिधि स्टालिन का लगा हुआ है। तो लिखते हैं 20 साल से ज़्यादा समय तक कांग्रेस हमारी पीठ पर बैठकर आगे बढ़ती रही और आज उन्होंने हमारी ही पीठ पर छुरा घोंप दिया। अब ये स्टालिन बोल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि गलती से भी कांग्रेस को वोट मत दे देना। अभी इंडी के भी बताइए। अब ममता बनर्जी ने भी उनके खिलाफ बयान दिया है, कांग्रेस अपनी विश्वसनीयता खो रही है, हम कांग्रेस पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। तो मैंने सर कुछ बताए, आप सामने देख रहे हैं जी। सज्जन जी, ये जो बातें हैं ये क्या होता है पॉलिटिक्स में, ये जब भूल जाते हैं जब बैठने आते हैं साथ में, या मजबूरी होती है तो फिर मिल जाते हैं, जब मजबूरी नहीं है तो फिर अपने अपने देश निकल जाते हैं। यक्ष प्रश्न क्या है? यक्ष प्रश्न ये है कि कांग्रेस के अंदरूनी लोगों को आज भी सबसे बड़ी पीड़ा, बीजेपी से लड़ाई तो उनकी है, वो कन्वेंशनल वॉर है, लेकिन वो बीजेपी से लड़े उसके लिए सबसे बड़ी पीड़ा उनको ये होती है कि ये तमाम क्षेत्रीय पार्टी या तो कांग्रेस से निकले हैं या कांग्रेस के वोट को कैप्चर करके बैठे हुए हैं और अपनी दावेदारी कर रहे हैं। तो एक तो ये होता है कि जब भी ये क्षेत्रीय पार्टी बीजेपी से हारते हैं तो अंदर ही अंदर कांग्रेस वाले खुश भी होते हैं। अच्छा, खुश होने का उनका कारण ये है कि बैठे बिठाए चलो सब खत्म होंगे तो बीजेपी बनाम कांग्रेस होगा। ये बात क्षेत्रीय दलों राहुल जी बहुत खुश होंगे, बंगाल में टीम सी हार गई। अरे निश्चित तौर पे अधीर रंजन चौधरी से लेके तमाम कांग्रेस वालों से बात कर लीजिए। जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी हारी, उसके बाद कांग्रेसियों को ऐसा लग रहा था कि वो जीत गए हैं। कारण ये है कि उनको ये लगता है कि पंचमढ़ी का जो रेजोल्यूशन 1998 का सोनिया गांधी जब थी कि एकला चलो कांग्रेस इज द नेचुरल पार्टी ऑफ गवर्नेंस, कि क्षेत्रीय दलों को खत्म होना चाहिए। अब यहां पे सवाल है कि आपके पास कोई केमिस्ट्री नहीं है, ठीक है, और दूसरी तरफ आप चाह रहे हैं कि यहां पे बैठे भी, तो इसमें ऑप्टिक्स ज्यादा है, आउटकम कुछ नहीं होगा। आउटकम कैसे होगा? अजीत जी ने बताया, अगले साल यूपी का चुनाव होने वाला है, उसमें अखिलेश और कांग्रेस साथ में आना चाहेंगे, लेकिन फिर होगा कि दलित और मुस्लिम को कैसे साधा जाए, अपने हिस्से कैसे ज्यादा लाया जाए। बिहार में देखा गया कि जो प्रभारी कांग्रेस के थे वो तेजस्वी से अंत तक नहीं मिले और उसके बाद
राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत को आके वहां पे ये अनाउंस करना पड़ा कि सीट शेयरिंग कैसे होगी। बिल्कुल उसी तरीके से पंजाब का हाल देख लीजिए। तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पे एक प्रयास है, ममता बनर्जी ने काफी इसके लिए लोगों से अनुरोध किया कि एक बैठक करिए, नहीं तो हम पूरी तरीके से इंप्लोड हो रहे हैं, ये असर बाकी पार्टियों पे भी होगा। तो वो आ रहा है, लेकिन इसका आउटकम क्या होगा? आउटकम के लिए केमिस्ट्री चाहिए। ममता क्या दे देंगी किसी दूसरे को, या उद्धव ठाकरे क्या दे देंगे अखिलेश को? केजरीवाल नहीं भी हैं तो उससे क्या घाटा हो रहा है अखिलेश यादव को? तो वैसी स्थिति में किसी के पास कुछ लेन देन के लिए, जो होता है ना कि आप केमिस्ट्री ऐड करते हैं, मैथमेटिक्स लाते हैं अलायंस में, किसी के पास कुछ नहीं। जाहिर सी बात है कि पंजाब में जब इलेक्शन होगा, अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस थोड़ी ना साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे, वो तो और ये दिखा विरोध भी में चुनाव लड़ेंगे। केरल में भी लेफ्ट और कांग्रेस दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़े, एक दूसरे के ऊपर। अगर लड़ना होता तो फिर बंगाल में ही लड़ लिए होते साथ में सब मिलके चुनाव। ये इनकी आपस की लड़ाई है, आपस की राजनीति है। लेकिन अभी ये जो बैठक है, इस बैठक की योजना बनी थी अप्रैल में, जो विशेष सत्र हुआ था उसके बाद। अच्छा सर, मुझे एक बता दें, उसमें एक लाइन खाली हम ऐड कर दें, उस बैठक में जो एकजुटता दिखी थी अपोजिशन की, ये फर्स्ट टाइम हुआ था कि गवर्नमेंट का बिल गिरा था। ये डिलिमिटेशन का डर तो नहीं है कि साथ में? वो भी है, लेकिन उस डिलिमिटेशन में तो सबसे ज्यादा डर जिस पार्टी को था, डीएमके को, वही नहीं आ रही है। सबसे ज्यादा डर तो उसी को था, सबसे ज्यादा तो आंदोलन उसी ने किया था, वही नहीं आ रहे हैं लोग। चलिए, अभी तो कुछ दिनों में दिख जाएगा ना कि जिस तरह से राज्यसभा चुनाव हो रहे हैं तो ये इंडी गठबंधन में कितनी एकता है। क्योंकि राज्यसभा चुनाव की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव में नया पेंच फंस गया है। पहले ही अपने 2 कैंडिडेट्स का नामांकन करा चुकी बीजेपी अब अपने तीसरे कैंडिडेट को मैदान में उतार रही है। अब कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन के सामने मध्य प्रदेश के मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश केवट बीजेपी के कैंडिडेट होंगे। बीजेपी की इस रणनीति के बाद अब दोनों ही दलों के प्रत्याशी आज विधानसभा में पहुंचकर अपना अपना नामांकन दाखिल करेंगे। अब बीजेपी ने अपने तीसरे उम्मीदवार के नाम को लेकर कल सीएम हाउस पर करीब 1 घंटे तक हाई लेवल मीटिंग की, जिसके बाद महेश केवट का नाम सामने आया है। अब महेश केवट को उतारा जा रहा है। इससे पहले शनिवार को भाजपा के 2 अन्य प्रत्याशी तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल ने अपना अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। तो महेश केवट, तो उधर बीजेपी के तीसरे कैंडिडेट महेश केवट को कैंडिडेट बनाए जाने के बाद या बनने के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस में हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग का डर सताने लगा है। कांग्रेस ने अपनी राज्यसभा कैंडिडेट मीनाक्षी नटराजन को जीतने के लिए अब विधायकों को शिफ्ट करने की तैयारी कर ली है। सूत्रों के मुताबिक क्रॉस वोटिंग और जोड़तोड़ के खतरे को भांपते हुए कांग्रेस अपने विधायकों को तेलंगाना शिफ्ट करने की तैयारी में है। अब एक और राज्य झारखंड, जहां पर राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव है। अब तक कुल मिलाकर देखा जाए तो यहां पर यह तय हुआ था कि एक कैंडिडेट यहां पर होगा जेएमएम का, एक कैंडिडेट यहां पर होने जा रहा है जो पहले ही प्रणब झा जो कांग्रेस के हैं। लेकिन यहां पर जो मामला फंस रहा है वो फंस रहा है किसको लेकर? वो फंस रहा है नंबर गेम को लेकर। नंबर गेम भी आपको बताएंगे। तो सियासी इस शतरंज का मुकाबला बनता ही जा रहा है। जादुई नंबर 28 पाने के लिए शहमात की चाल चली जा रही है। इसमें हर चाल के पीछे कई मायने तलाशे जा रहे हैं। आज जेएमएम के कैंडिडेट और पूर्व मंत्री बैद्यनाथ राम अपना नामांकन दाखिल करेंगे और इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन उनके साथ रहेंगे। जेएमएम ने अभी तक दूसरे प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं की है। मुख्यमंत्री आवास पर गठबंधन सहयोगियों की बैठक हुई है, जिसमें कांग्रेस और जेएमएम के एक-एक सीट पर चुनाव लड़ने की सहमति बनी है। लेकिन यह सहमति कब तक चलेगी, अजीत जी, यही बात है, क्योंकि अब तो नाम तो बहुत सारे आ गए हैं। कुछ ऐसे जैसे कि गौरव वल्लभ का भी नाम आ गया है। बिल्कुल, हाँ, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी अगर नॉमिनेशन करते हैं तो परिमल नाथवानी जो 2 बार राज्यसभा के सदस्य रहे हैं झारखंड से, 2008 से 2020 तक झारखंड से राज्यसभा के सांसद थे, और उसके बाद वो आंध्र प्रदेश में जगन मोहन पार्टी की से सांसद हुए, तभी भी सांसद हैं आंध्र प्रदेश से। इस बार फिर वो वापस आए हैं, उन्होंने पर्चा खरीदा हुआ है, और कल उनकी बातचीत जो हुई है वो कल हेमंत सोरेन से भी मिले हैं और बीजेपी के भी कई नेताओं से उनकी बात हुई है। अच्छा, उठ के खरीद रहे हैं? नहीं, वो पहले भी बनते रहे, उनके साथ एक गुडविल है। देश की सबसे बड़ी कंपनी के साथ वो कंपनी के प्रेसिडेंट है, वो रिलायंस ग्रुप के प्रेसिडेंट है। अच्छा। तो वो अपना उनको वोट पहले भी निर्दलीय लड़ते थे, और बीजेपी, आजसू, इस तरह की पार्टियों निर्दलियों के समर्थन से वो जाते थे राज्यसभा। 2008 में गए, फिर 2014 में गए, अभी फिर वो हैं। तो उनके आने की वजह से सीन बहुत दिलचस्प हो गया वहाँ। उनका सब लोग स्वागत करते हैं, झारखंड के सारे नेता उनका स्वागत करते हैं, सब स्वागत करते हैं। तो अभी काफी लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। तो वो अगर नॉमिनेशन भरते हैं, फिर प्रणब झा का क्या होगा? फिर प्रणब झा के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो एनडीए है उसके पास 24 एमएलए हैं, और एक जो झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा के एमएलए हैं जयराम महतो, उनको माना जा रहा है कि वो एनडीए के साथ जाएंगे। तो 25 हो गए। अगर मतलब नहीं जाते हैं तो परिमल नाथवानी के साथ जरूर जाएंगे, तो 25 3 बजे, तो 3 बजे 3 ही वोट मैनेज करना है। तो क्या कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं प्रणब झा, उनको सारे 28 वोट मैनेज करेंगे। उनको अपनी पार्टी के भी 16 वोट मैनेज करने होंगे। ये नहीं होगा कि यहां से राहुल गांधी कह देंगे और 16 लोग उनको वोट दे देंगे। हाँ, ये हो सकता है कि अगर हेमंत सोरेन ईमानदारी से लड़ाए
इन जो 56 इंडिया गठबंधन के, इंडिया ब्लॉक के जो 56 एमएलए हैं, उनके ऊपर हेमंत सोरेन का असर है। हेमंत सोरेन के असर में है वो लोग। अगर हेमंत सोरेन ईमानदारी से लड़ा है और ये कोशिश करे कि हमको दोनों सीटें जीतनी है, तब लड़ाई बहुत दिलचस्प होगी। नहीं, अब तो बताया राहुल गांधी ने बात की है, क्योंकि नाराजगी थोड़ी दूर करने की कोशिश हुई है। उसके बाद बघेल साहब को भी भेजा गया है। भूपेश बघेल और अजय शर्मा जो पहले वहां सेक्रेटरी रह चुके हैं, सह प्रभारी रहे हैं, वो भी गए हैं। दोनों ने हेमंत सोरेन से बात की है, शनिवार को मुलाकात हुई दोनों की। वो सारी चीजें अपनी जगह हैं। अगर ईमानदारी से हेमंत सोरेन करेंगे तो अब तो दोनों जीत जाएंगे इंडिया ब्लॉक के। नहीं तो उनके 6 वोट अगर वो फ्री छोड़ देते हैं सज्जन जी, तो फिर मामला बिगड़ इसको अब एनालिसिस कीजिए जरा कि इसमें कौन निकालेंगे बाजी। मुझे तो लग रहा है परिमल नाथानी कहीं ना निकालने बाजी, जिस तरह से सुना। जैसे इन्होंने बताया अजीत जी ने इशारों में कि गुडविल है, तो गुडविल का कारण यह है कि देखिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, उसमें अर्थ बहुत बड़ा ये है, वो हर चीज़ों को बाइंड कर देता है। दूसरी बात ये भी आप देखिए कि कांग्रेस के साथ एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उनके एमएलए के क्रॉस वोटिंग का। असम से लेके उड़ीसा से लेके आप तमाम जगह देखें, उसमें एक तो वो वल्नरेबिलिटी कांग्रेस की है, तभी तेलंगाना जा रहे हैं। मध्य प्रदेश का भी आप हाल देख लीजिए। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास लगभग 63 सीट है, 165 बीजेपी के पास है, 3 सीटें हैं, तो 58 का 58 एमएलए चाहिए एक राज्यसभा बनाने के लिए। बीजेपी ने 2 दे दिया है। तीसरे पे अगर क्रॉस वोटिंग की बात हो गई तो कांग्रेस से अगर 63 में से 5-6 अगर क्रॉस वोटिंग कर ले गए, महेश केवट मतलब यहाँ पर सेंधमारी कर सकते हैं, आप मान रहे हैं मध्य प्रदेश में। कहने का मतलब है अगर आप नहीं भी कर सकते, लेकिन पास्ट रिकॉर्ड को देखते हुए कि कांग्रेस मतलब आपको पूरा भरोसा है कांग्रेस पर, उनके पास्ट रिकॉर्ड पर, क्योंकि क्रॉस वोटिंग बहुत ही कंसिस्टेंटली होता रहा पास्ट। मुझे याद आया कि एक वक्त आपको याद होगा कि राजस्थान में अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट खूब चला था, लेकिन अब एक बार फिर से यह मामला सामने आया है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मानेसर विवाद को लेकर बीजेपी नेताओं के बयानों पर जवाब दिया है। गहलोत ने कहा कि मानेसर विवाद मैंने फॉरगेट एंड फॉरगिव का संदेश दिया था, लेकिन सचिन पायलट ने उस भावना को नहीं समझा। गलती किसी की भी हो सकती है, पायलट को गलती स्वीकार करनी चाहिए। गहलोत ने 25 सितंबर 2022 की घटना का भी जिक्र किया। गहलोत ने कहा कि 25 सितंबर की घटनाओं को लेकर जो भी चीजें हुई वो उस व्यक्ति के खिलाफ ही हुई थी जिसका नाम चल गया था कि ये मुख्यमंत्री की शपथ ले सकते हैं, यानी कि सचिन पायलट। लेकिन विधायकों ने कहा कि वो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। साथ ही बीजेपी ये आरोप लगाती है कि गहलोत ने राजस्थान के सीएम बनने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष पद को ठुकरा दिया था। इस पर गहलोत ने कहा कि वो पार्टी अध्यक्ष बनने के लिए तैयार थे, लेकिन तभी राजस्थान पर्यवेक्षक पहुंच गए और चीजें बदल गई। 25 सितंबर की घटना जो हुई है वो उस व्यक्ति के खिलाफ भी हुई थी जिसका नाम चल गया था कि मुख्यमंत्री शपथ ले सकते हैं, पायलट साहब। इनके खुद के लोगों ने चला दिया। ऐसा माहौल बन गया कि 100 लोग इकट्ठे हो गए तो भाई अगर नया मुख्यमंत्री बने, अशोक गहलोत जा रहा अध्यक्ष बनने के लिए, नया मुख्यमंत्री बने वो हम जो ने लॉयल्टी दिखाई हाईकमान के साथ, हम होटलों में बंद रहे हैं, लॉयल्टी दिखाई हाईकमान साथ रहे, हम लोग सरकार बचाई। हम मेरे किसी को भी, हम में 100 लोग मेरे किसी को मुख्यमंत्री पद दे दीजिए, बता दीजिए, हमें मंजूर है। पर पायलट साहब मंजूर नहीं होंगे क्योंकि वो तो ले जाने वालों में थे मानेसर। पायलट साहब भी कोई, उनको सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए। गलती इंसान से होती है, गलती इंसान से होती है, मैं भी कर सकता हूँ। उन्होंने गलती कर दी, स्वीकार करना चाहिए। मैंने बाहर निकलते जैसलमेर के होटल से जब तय हो गया भाई ये लोग भी आ रहे हैं, आते ही मैंने बाहर कि आप लोगों को स्टेटमेंट दिया फॉरगेट एंड फॉरगिव। अगर मेरी भावना सचिन पायलट समझ जाते होते वो भी फॉरगेट एंड फॉरगिव करते। मैंने उसकी ये नहीं कहा कि मेरी गलती नहीं थी, उसकी गलती थी। मैंने कहा फॉरगेट एंड फॉरगिव मतलब जितनी गलती हमने करी आपस के अंदर